नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। पटना हाई कोर्ट से एस्टेट को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है? केस जो किया गया था, क्या अब उम्मीद बन रहा है कि एस्टेट टीआरई 4 से पहले आयोजित किया जाएगा? तो एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। देख सकते हैं ये कोर्ट केस में जो आया हुआ है, जो बीएससीबी बोर्ड को और सरकार को जो नोटिस गया है, कब तक जवाब देना है? क्या अब उम्मीद बनाकर बैठा जाए कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट हो जाएगा? हर एक बात करेंगे। मेरे साथ शशि शर्मा सर है। सर, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, ये जो आप देख रहे हैं एस्टेट का मामला, चूंकि विद्यार्थी भी सोच रहे हैं कि एस्टेट आयोजित हो जाए। कई सारे ऐसे हैं जो 22-24 वाले बीजी किए, कई सारे 22-24 वाले बीएड डीएलएड जो किए, वो लोग वंचित रह जाएंगे यदि एस्टेट बीटेट ये सब आयोजित नहीं किया जाए। आयोग भी बोला था, उसके बाद आयोग पीछे हट गया, सरकार के पास भी विद्यार्थी गए, उसके बाद कोर्ट केस किए। केस का क्या मामला है, कहां तक? ये केस का मामला क्या है कि ये केस जो है रेड पिटीशन दायर हुआ था, इसमें बताया गया था 3-4 बड़ी मांगे हैं इनके। वो बड़ी मांगों में सबसे पहली बड़ी मांग है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कैलेंडर 2025 का पब्लिश किया जाए, कि 2025 के अंदर में जो बिहार बोर्ड है वो एस्टेट की परीक्षा अगर करानी है उनके पास, उसका कैलेंडर क्या है, किन किन महीनों में कराना है, कब परीक्षा कराना है और कब नहीं कराना है। पहली मांग ये रखी गई है। दूसरी मांग ये रखा गया है कि इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी करा लिया जाए, ताकि इस एग्जाम के कारण कोई भी विद्यार्थी जो है टीआरई 4 की परीक्षा के अंदर में अपने परीक्षा की पात्रता से वंचित न रह जाए। मतलब एस्टेट के कारण ऐसा ना हो कि उसके पास बीएड की डिग्री है और डिग्री होने के बावजूद भी वो एस्टेट की परीक्षा न होने के कारण वो टीआरई का फॉर्म न भर पाए। मतलब इनके कारण कोई भी एग्जाम नहीं छूटना चाहिए। तीसरी मांग रखी गई है कि भाई किसी भी तरह से आप जो है टीआरई 4 का जब आपने एग्जाम नहीं कराया है 2024 के अंदर में, जो एग्जाम कराना था 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, जो पिछला कैलेंडर आया था उसमें बताया गया था कि 2 बार परीक्षाएं होंगी, और ये जो एग्जाम कराना था वो 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में परीक्षा कराना है, एस्टेट वाला। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने वो एग्जाम क्यों नहीं कराया है, और आपके इस एग्जाम नहीं कराने के कारण बहुत सारे बच्चे जो है टीआरई 4 की परीक्षा में डिप्राइव्ड हो जाएंगे। एग्जाम में हो सकता है पात्रता परीक्षा के कारण बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे। उस पे आपका क्या जवाब है? ये 3-4 बड़ी मांगे हैं। उसके बाद जब ये ऑर्डर पास किया गया है तो ऑर्डर में क्लियरली लिखा दिया गया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि एट द वेरी आउटसेट लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द पिटिशनर हैव ऑलरेडी फाइल्ड द रिप्रेजेंटेशन बिफोर द सेक्रेटरी। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो पिटिशनर बच्चे हैं उन्होंने बताया है कोर्ट को, और कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने अपना लिखित आवेदन जो है सेक्रेटरी साहब को, रिप्रेजेंटेशन बिफोर द सेक्रेटरी ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनको इन्होंने लिखित में आवेदन अपना रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, लेकिन उनका अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। ये भी कोर्ट की नजर में है कि कोर्ट ये कह रहा है कि अभी तक जवाब क्यों नहीं आया है। संबंधित अधिकारी से मिल चुका है, संबंधित आयोग चुका है, बट टिल डेट नो ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द सेक्रेटरी। अभी तक लेकिन सेक्रेटरी ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। तो उसके बाद कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट के जो अंजनी कुमार शरण जी हैं, जिनका ये न्यायाधीश है, उन्होंने कहा है कि कंसिडरिंग द फैक्ट अफोरसेड द पिटिशनर्स आर डायरेक्टेड। जो पिटिशनर हैं, जो आवेदन है, जो लड़के हैं, जो गए हैं कोर्ट, उनको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आप एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए। किसको? वापस से रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी जो हमारे सेक्रेटरी हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, उनको दोबारा से एक लिखित में फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए। और उनको कहा गया है जो फ्रेश एप्लीकेशन जमा कीजिए, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोर्ट आए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी वहां पर आप जमा कीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सारा काम आपको 1 वीक के अंदर में कर देना है। ये ऑर्डर है 17 मार्च का, ठीक है। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर में आप अपना फ्रेश रिप्रेजेंटेशन वहां फाइल कर दीजिए। उसके बाद जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है, यानी जो हमारे सेक्रेटरी साहब है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, उनको कहा है कि आप इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दीजिए, इनसे पर्सनल एक टाइप ऑफ पर्सनल हियरिंग कीजिए, इनसे बातचीत कीजिए, इनकी समस्या को सुनिए, और उसके बाद इन पर एक अपना रीजन के साथ ऑर्डर पास कीजिए, और वो भी 3 सप्ताह के अंदर। मतलब टाल नहीं सकते हैं, आपको 3 सप्ताह में किसी ना किसी तरह से सेक्रेटरी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को अपना आदेश देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपका इस पर क्या कहना है। उन्होंने क्लियरली लिखा है दैट पिटिशनर्स आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सनल हियरिंग और थ्रू देयर काउंसिल पास अ रीजन्ड एंड स्पीकिंग ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। नियम कानूनों के तहत जो भी आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का नियम कानून है उनके तहत 3 सप्ताह के अंदर में रीजन के साथ एक ऑर्डर आप पास कर दीजिए जो बच्चे दोबारा एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं। सर, और उन्होंने बोला है कि 3 जो नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर है, मतलब कोर्ट का जो ये आदेश है इसका नॉन कंप्लायंस करने पर दिक्कत आएगी। मतलब वो तो नियम से कोर्ट का अवहेलना वाला मामला है, और यही पूरा जो है जजमेंट आया है। सर, ये भी होता है चूंकि जैसे ये पात्रता परीक्षा है, केवल पात्रता परीक्षा है, तो इसमें तो सबको मौका मिलेगा। पिटिशनर का बात तो नहीं है। जब अगर एस्टेट होगा तो सभी विद्यार्थी को मौका मिलेगा। डेफिनेटली एस्टेट की जब परीक्षा होगी तो वैसी परिस्थिति के अंदर में एस्टेट की परीक्षा होगी तो सभी को मौका मिलेगा। एस्टेट तो ऐसा तो है नहीं कि एस्टेट की जो परीक्षा है वो किसी एक व्यक्ति के लिए कराई जाएगी और ये नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं। एस्टेट जब आएगा तो सबका आएगा। देखिए प्रॉब्लम कहां पे है समझिए, बहुत सारी समस्याएं हैं।
समस्या ये है कि पहले तो बिहार में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बड़ा दिक्कत है। मेरा ये मानना है कि नहीं, को पीडीएफ बना के नोटें जारी कर दे कि किसका कौन, जैसे बिहार सरकार को तो पता ही है। अब थोड़ी बच्चों की भी गलती है, थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे बच्चे हमसे भी पूछते हैं तो हम लोग कॉम्बिनेशन बता देते हैं, अन्यथा बहुत सारे बच्चे इसके कारण भी परेशान हैं। किसी का कोई स्टेट कोई हिंदी से कर सकता है, लैंग्वेज पेपर की एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो एसएसटी से फॉर्म भर दिया, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरी एक समस्या ये है कि भाई आपने कहा था कि आप 2 बार कराएंगे, तो हो सकता है कि दूसरी बार बच्चे जो हैं तैयारी दूसरी बार की कर रहे हो, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। फिर बीच में एक मामला आया कि 3 लाख लोग 3 लाख से ज्यादा लोग पास कर गए, तो भाई ये कौन गारंटी लेगा कि वही बच्चे हैं? और भी तो बच्चे हैं ना जिनको एस्टेट देना है। तो मतलब इसमें कुल मिला के जो बात निकल के आ रही है वो बात इतनी सी है कि 22-24 सेशन में पास किया कोई भी बच्चा एस्टेट की परीक्षा न होने के कारण उसकी अपॉर्चुनिटी जो है, उसकी जो है टीआरई 4 में अपीयर होने की जो अपॉर्चुनिटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें एस्टेट कोई व्यवधान का रीजन नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ये कहे कि हम एस्टेट की परीक्षा नहीं हो पाई दोबारा, इसलिए हम परीक्षा जो है टीआरई 4 की नहीं दे पाए। ये इंश्योर किया जा रहा है इस पूरे जजमेंट के द्वारा। अब तो लग रहा है 100% होगा, संभावनाएं है, और मेरा ये मानना है कि होना भी चाहिए। सर एक प्रश्न ये है, यही सीटेट होता है सर, एक प्रश्न ये है, पहले पूछ लेते हैं। सीटेट जो होता है उसमें अपेयरिंग विद्यार्थी को मौका दिया जाता है। टीआरई 1 में नहीं दिया गया था, टीआरई 1 में दिया गया था। स्टेट में क्यों नहीं दिया? टीआरई 1 में दिया गया था कि नहीं दिया गया था? बताइए। दिया गया था ना। तो टीआरई 1 में दिया गया था, तो 4 में देने में क्या? मुझे ये लगता है ना कि ये थोड़ी सी समस्याएं हैं। मुझे लगता है एक बार दिल बड़ा करके इन समस्याओं का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। बच्चे बार बार परेशान होते हैं, बार बार समस्याएं हैं, गर्दनी बाग लोग जाते हैं, आंदोलन में जाते हैं, किसी कोई खुशी से नहीं जाता है, कोई बच्चे परेशान होते हैं तभी जाते हैं। अपीयरिंग वाला देखिए, अब 23-25 वाला भी मामला फंस रहा है। जब आपने टीआरई 1 में अपीयरिंग दे दिया तो अच्छा, अपीयरिंग में क्या नौकरी मांग रहा है आपसे? नहीं मांग रहा ना। वो बच्चा कह रहा है कि हमको पढ़ने, हम मेरे में टैलेंट होगा तो हम नौकरी लेंगे, हमको एग्जाम देने दिया जाए। क्योंकि हर बच्चा जान रहा है कि भाई अंतिम बड़ी परीक्षा है। ऐसा नहीं कि टीआरई 5 नहीं आएगा, आएगा, टीआरई 6 भी आएगा, लेकिन उस नंबर ऑफ सीट्स नहीं आएगी। आप डीएसएसबी की वैकेंसी देख लीजिए कितनी आती है, कम आती है, लेकिन आती हर साल है। केवीएस आप देख लीजिए, वैकेंसी कम आती है। तो वही हाल बिहार में हो जाएगा। जब इतनी सीटें भर दी जाएंगी तो वैसी परिस्थिति के अंदर में सीटों की संख्या कम हो जाएगी, तो वैकेंसीज तो कम आएगी। तो बच्चे क्या चाहेंगे कि जब ज्यादा वैकेंसी हो तो हम लोग फॉर्म भर के कहीं मेरा हो जाए। बच्चे अपनी तैयारी मजबूती के साथ कर रहे हैं तो उनका होगा ही होगा। बस यही मामला है, और कोई बड़ा। सर जिस तरीका से केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट होता है तो उसमें है कि आप बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले लिए तो आप आवेदन देने के पात्र हो गए, लेकिन सेम एस्टेट जो होता है उसी पर आधारित है, सब कुछ है राज्य सरकार का। तो इसमें क्यों नहीं कह दिया जाता है कि जो भी विद्यार्थी बीएड में एडमिशन ले लिया वो एस्टेट के लिए पात्र हुआ? किसी भी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा एक दिन भी लेट हो जाता है। 22-24 में कुछ विद्यार्थी दिए, लेकिन कुछ क्या मैक्सिमम विद्यार्थी का लेट था यूनिवर्सिटी, जिसके कारण से नहीं दिए। तो इसमें भी तो देखिए डेफिनेटली ये मतलब देखिए, मेरा ये कहना है कि ये पात्रता परीक्षा, जैसे सीटेट वाले बच्चे हैं जो डीएलएड में एडमिशन ले लेता है, उसके पास लगभग 1-1.5 साल का टाइम है, वो जितना बार चाहे उतना बार दे सकता है। एस्टेट में भी कर देना चाहिए, क्या समस्या आ रही है? ये तो, अरे भाई सबसे एक बहुत सिंपल समाधान बताता हूं। जैसे फिक्स है ना कि सीटेट साल में 2 बार होगा, एगो जनवरी में एगो जुलाई में, फिक्स है ना। तो वैसे ही एस्टेट काहे नहीं फिक्स हो जा रहा है कि हर साल जुलाई में और जनवरी में होगा? काहे परीक्षा आने का इंतजार किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है। जब सीटेट कराए उसी के 1 सप्ताह बाद का डेट निकाल के आप एस्टेट करा लीजिए, साल में 2 बार करा लीजिए। कोई नौकरी वाली तो परीक्षा है नहीं। जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा सेंटर करिए, कम एप्लीकेशन आएगा तो कम सेंटर पे परीक्षा करा लीजिए। क्योंकि संख्या थोड़ी कम रहती है स्टेट के अंदर में, उस लेवल की संख्या नहीं रहती है जैसे हर बार सीटेट की होती है। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे थे, पटना हाई कोर्ट से यही निर्णय है। और एक बात बता दें, यदि 24 की भी बात कीजिएगा तो अब आपके पक्ष में इसलिए हो सकता है क्योंकि 24 चेंज हो गया है, 25 आ गया है और ये आपका मार्च चल रहा है। तो आप सीटेट जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट देना चाहते हैं वह जरूर तैयारी में लग जाए। एस्टेट 100% होगा जिस तरीका से कोर्ट आदेश दे रहा है। यहां से जो जवाब, सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।